Hello everyone, good morning students. In the last video we have discussed our last chapter in which we have done the NCERT exercise examples. Today we will start a new video, new chapter, laws of motion. Beta, in this chapter we will discuss about the motion of a particle in which different laws can be followed. These laws basically given by Newton. So Newton gave three basic laws of motion. Newton's first law, Newton's second law and third law of motion. You have studied about these laws of motion in your 9th class as well. So now due to COVID-19, these three laws are eliminated, or you can say deleted from our syllabus. So hereby I am just giving a brief idea of these laws of motion here. Then we will start our topic which is included in the syllabus. So law of inertia, बेसिकली ये गैलीलियो ने दिया था. इस लॉ में इन्होंने क्या कहा था, जैसा भी हमारा पार्टिकल होता है वो तब तक अपने स्टेट को सेम बनाए रखता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो. यही बेसिकली हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ था. क्या कह रहा है न्यूटन का इस लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. मीन्स कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहती है until or unless that body is not compelled by any external force to move or to change its state. Up to that point, that body remains in state of continue, or you can say it will continue its state. It may be in rest, it may be in uniform motion. If it is at rest, then it will be in rest. If it is in motion, it will not accelerate, it will move with the uniform motion. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ. अब हम बढ़ते हैं इससे आगे. सेम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो अभी हमने इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़ा है वही है. पढ़ के देखो क्या है बेटा. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो है. जब एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बॉडी अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करती है. अब हम इससे आगे देखते हैं बेटा क्या है इससे आगे. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमें बेसिकली एक टर्म देखनी पड़ेगी, मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है बच्चे, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, दैट इज ऑलवेज हैविंग ए मोमेंटम. लाइक मोशन में है तो उसके पास क्या होगी बेटा, पक्का कोई ना कोई वेलोसिटी होगी श्योरली उसके पास. और मास तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली मास तो उसके पास होगा ही. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मास इनटू वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज मोमेंटम. तो यहां आप देखिए डेफिनेशन में क्या दिया है. मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से. तो स्मॉल p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यू कैन सी मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई momentum is a vector quantity. You can see here it is written in bold letter. तो बेटा आपको मोमेंटम का बेसिक मीनिंग समझ आया. अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है बच्चे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स p में जितना चेंज हो रहा है, each of a body is directly proportional to the applied force and taken place in the direction in which the force acts. हमारी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मीन्स
जो हमारा मोमेंटम है वो किस स्पीड से, किस रेट से चेंज हो रहा है. इट मीन्स dp/dt is directly proportional to the applied force. जो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और जो चेंज इन मोमेंटम होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर करेगी. तो जो मोमेंटम में चेंज होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. तो आप देख सकते हो जो मोमेंटम में चेंज होगा वो किधर होगा बेटा? इन अ डायरेक्शन जिसके अंदर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा था. ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है बेटा? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स. तो हमने अभी पढ़ा फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. इट मीन्स एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. तो डेल्टा टी जब आप मैंने आपको बताया था पहले भी, डेल्टा जो होता है वो लार्जर टर्म के लिए होता है. जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये स्मॉलर टर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स डी में कन्वर्ट हो जाएगा. जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इट विल टर्म एज dp अपॉन dt. समझ आया? ये देखिए जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो डी में कन्वर्ट हो गया है. जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो हमारा कांस्टेंट आ जाता है k. तो इस तरह से जब आप इसको शॉर्ट करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. क्योंकि F हमें पता है क्या होता है बेटा? कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स है जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? मोमेंटम में चेंज आ रहा है. तो F विल बी इक्वल टू dp अपॉन dt दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ. अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? एक टर्म और देख लेते हैं बच्चे, इम्पल्स. इम्पल्स बेसिकली क्या होती है? आप किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका वो फोर्स अप्लाई हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इज बेसिकली नोन एज इम्पल्स. So impulse can be defined as force into time duration and it will give you change in momentum. You can see in the second law of motion you have written as F is equal to dp upon dt. So F is force, delta t is time interval. When you will cross multiply this equation then it will be equal to delta p is equal to F into delta t. So from here you can see impulse is basically equal to change in momentum. आई होप आपको ये सही समझ आया. अब हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बेटा न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में दिया था कि कोई भी बॉडी, कोई भी एक्शन अगर किसी बॉडी के ऊपर होता है तो वो बॉडी डेफिनेटली उसको बैक रिएक्शन देती है. इट मीन्स every object या every action there is in always an opposite reaction. हमेशा उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन उस बॉडी के ऊपर होता है. सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई. यहां तक का जो पार्ट था बेटा ये हमारा डिलीटेड में से था. इसको मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दिया. अब आप इस चैप्टर को पढ़िए. अब इससे आगे जो हमारा अभी सिलेबस में है बेटा उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है ये मैंने अभी आपको बता दिया है. मास इनटू वेलोसिटी इज बेसिकली मोमेंटम. अब कंजर्वेशन मीन्स कि मोमेंटम हमारा क्या होता है? कंजर्व होता है. तो बेटा अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इनिशियली जिस भी पोजीशन में है अगर उनके बीच में कोलिजन हो जाता है तो आफ्टर कोलिजन भी उनका मोमेंटम उतना ही रहेगा जितना कि इनिशियल स्टेट में उनका मोमेंटम था. हमारी यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है गन का. हम देखते हैं क्या, जब गन से हमारी बुलेट फायर करती है
तो क्या होता है बच्चे, बुलेट आगे जाती है, बुलेट के पास कुछ ना कुछ मास होता है, उसकी कोई ना कोई थोड़ी सी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए बुलेट हमारी फास्टली आगे जाती है। बट बुलेट के रेस्पेक्ट में गन जो है वो बहुत हैवी है, वो हमारी वही रहती है, उसकी वेलोसिटी भी लिटिल बिट स्मॉलर होती है। जब हमने बुलेट को फायर किया उससे पहले उसका जो स्टेट था वो कैसा था, दैट इज इन रेस्ट। जब हम इससे आगे देखते हैं, जब बुलेट को फायर कर देते हैं तो गन के ऊपर फोर्स लगता है F। द फोर्स ऑफ द गन बाय द बुलेट इज -F। अब गन के ऊपर बुलेट कितना फोर्स लगाएगी, -F, तभी तो वो आगे निकलेगी। अभी हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में देखा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब क्या है बेटा, द टू फोर्सेज एक्ट फॉर अ कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि F इंटू डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अभी अभी हमने देखा है इस चीज को कि जो हमारा F इंटू डेल्टा टी होता है दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हमने देखा था F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। जब आप डेल्टा टी को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, F इंटू डेल्टा टी। तो ये जो है पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट। लेकिन बुलेट ने गन के ऊपर तो हमारा ऑपोजिट फोर्स लगाया -F, सो -F इंटू डेल्टा टी विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन। हमने देखा इनिशियली दोनों ही चीजें कहाँ थी बेटा, रेस्ट पर थी। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स द फाइनल मोमेंटम फॉर ईच। हमने देखा अब फाइनल मोमेंटम हमारा बुलेट का कितना है F इंटू डेल्टा टी, गन का कितना है -F इंटू डेल्टा टी। When you will add these two quantity, it will give you 0. You can see that initially हमारा कितना था, 0 था। जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो दोनों रेस्ट में थे। तो आफ्टर उनकी मोशन के बाद भी फाइनल मोमेंटम भी कितना आ रहा है बेटा, 0 ही आ रहा है। सो यू कैन सी हियर इफ PB is the momentum of the bullet after firing, PG is the recoil momentum of the gun। तो उस केस में हमारा F डेल्टा टी विल बी इक्वल टू -F इंटू डेल्टा टी। सो PG विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ PB। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो ये इट विल बिकम PB प्लस PG विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। मतलब कि जितना हमने देखा पहले था इनिशियली, जब हमारे पार्टिकल ने कोई मोशन नहीं किया था, कोई उनके बीच में एक्शन नहीं था, उस केस में जितना मोमेंटम था बाद में भी उनका नेट मोमेंटम उतना ही है। इट मीन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है बेटा, एक सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो उस सिस्टम में म्यूचुअल जो फोर्स होते हैं जिनके बीच में पेयर बनता है, लाइक यहाँ पर हमारा F डेल्टा टी और -F डेल्टा टी है, द सिस्टम कैन कॉज मोमेंटम चेंज इन इंडिविजुअल पार्टिकल। मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स का तो चेंज हो सकता है, बट नेट जो मोमेंटम है टोटल, दैट विल नॉट चेंज, द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दिस फैक्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया बच्चा। अब इससे आगे जो ये एक्सप्लेन किया हुआ है ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।